अक्सर आप लोग देखते हैं हमारे देश में सावरकर विनायक दामोदर सावरकर को लेकर खूब विवाद होता रहता है। एक पक्ष ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा जो इन्हें हीरो मानता है और एक पक्ष ऐसा भी देखने को मिलेगा जो इन्हें विलेन मानता है। आखिर ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। विनायक दामोदर सावरकर को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। तो अक्टूबर 1906 में लंदन में एक ठंडी शाम चित पावन ब्रह्मट विनायक दामोदर सावरकर इंडिया हाउस के अपने कमरे में झींगे यानी कि प्रॉन तल रहे थे। सावरकर ने उस दिन एक गुजराती व्यस्त को अपने यहाँ खाने पर बुला रखा था जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय के प्रति दुनिया का ध्यान आकृष्ट कराने लंदन आए हुए थे। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी की बात हो रही है। गांधी सावरकर से कह रहे थे कि अंग्रेजों के खिलाफ उनकी रणनीति जरूरत से ज्यादा आक्रामक है। सावरकर ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा था, चलिए पहले खाना खाइए। और आप देखिए बहुचर्चित किताब द आरएसएस आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट लिखने वाले नीलंजन मुखोपाध्याय बताते हैं कि उस समय गांधी महात्मा नहीं थे, सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी थे। तब तक भारत उनकी कर्मभूमि भी नहीं बनी थी। जब सावरकर ने गांधी को खाने की दावत दी तो गांधी ने एक कहते हुए माफी मांग ली कि वो ना तो गोश्त खाते हो ना ही मछली खाते हैं। बल्कि सावरकर ने उनका मजाक भी उड़ाया, कोई कैसे बिना गोश्त खाए अंग्रेजों को की ताकत को चुनौती दे सकता है। उससे रात गांधी सावरकर के कमरे से अपने सत्याग्रह आंदोलन के लिए उनका समर्थन लिए बिना खाली पेट बाहर निकले थे। साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के 6वें दिन विनायक दामोदर सावरकर को गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के लिए मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें फरवरी 1949 में बरी कर दिया गया था। आरएसएस का ना होते हुए भी संघ परिवार में इज्जत, और इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ के सदस्य ना रहे वीर सावरकर का नाम संघ परिवार में बहुत इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। आरएसएस की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। वर्ष 2000 में वाजपेयी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण के पास सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। नीलंजन मुखोपाध्याय बताते हैं कि 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने शपथ ली प्रधानमंत्री के रूप में। उसके 2 दिन बाद ही वीर सावरकर की 131वीं जन्म तिथि पड़ती थी और वो संसद भवन जाकर सावरकर के चित्र के सामने से झुकाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। हमें मानना पड़ेगा कि सावरकर बहुत ही विवादास्पद शख्सियत थे। हम नहीं भूल सकते हैं कि गांधी हत्याकांड में उनके खिलाफ केस चला, वो छूट जरूर गए, लेकिन उनके जीवन काल में ही उनकी जांच के लिए कपूर आयोग बैठा था और उसकी रिपोर्ट में शक्की सुई सावरकर से हटी नहीं थी। उस नेता को सार्वजनिक रूप से इतना सम्मान देना मोदी की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था। और नासिक के कलेक्टर की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तारी, तो आप देखिए अपने राजनीतिक विचारों के लिए सावरकर को पुणे के फर्गुसन कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। साल 1910 में उन्हें नासिक के कलेक्टर की हत्या में संलिप्त होने के आरोप में लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया था। कहते हैं कि इनकी गिरफ्तारी जेल जाने से पहले बड़े क्रांतिकारी थे। बाद में जेल जाने के बाद उन्होंने जो माफी पत्र लिखे, इसको लेकर खूब आलोचना उनकी होती है। सावरकर पर खासा शोध करने वाले निरंजन तकले बताते हैं कि 1910 में नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में पहले सावरकर के भाई को गिरफ्तार किया गया था। सावरकर पर आरोप था कि उन्होंने लंदन से अपने भाई को एक पिस्टल भेजी थी और जिसका हत्या में इस्तेमाल किया गया था। एस मोर नाम के पानी के जहाज में उन्हें भारत लाया जा रहा था। जब वो जहाज फ्रांस के मॉर्से बंदरगाह पर एंकर हुआ तो सावरकर जहाज के शौचालय के पोर्ट हॉल से बीच समुद्र में कूद गए। पानी के जहाज से समुद्र में कूदे सावरकर। आगे की कहानी उनकी जीवनी ब्रेव हार्ट सावरकर लिखने वाले आशुतोष देशमुख बताते हैं कि सावरकर ने जानबूझकर अपना नाइट गाउन पहन रखा था। शौचालय में शीशे लगे हुए थे ताकि अंदर गए कैदी पर नजर रखी जा सके। सावरकर ने अपना गाउन उतारकर उससे शीशे को ढक दिया और उन्होंने पहले से ही शौचालय के पोर्ट हॉल को नाप लिया था और उन्होंने अंदाजा था कि वो उसके जरिए बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने अपने दुबले पतले शरीर को पोर्ट हॉल से नीचे उतारा और बीच समुद्र में कूद गए। उनकी नासिक की तैरने की ट्रेनिंग काम आई और वो तट की तरफ तैरते हुए बढ़ने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने उन पर गोलियां चलाई लेकिन वो बच निकले।
सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्त में देशमुख आगे लिखते हैं कि तैरने के दौरान सावरकर को चोट लगी और उससे खून बहने लगा। सुरक्षा कर्मी भी समुद्र में कूद गए और तैरकर उनका पीछा करने लगे। सावरकर करीब 15 मिनट तैरकर तट पर पहुंच गए। तट रफ्तीला था। पहली बार तो वो फिसले, लेकिन दूसरी प्रयास में वो जमीन पर पहुंच गए। वो तेजी से दौड़ने लगे और 1 मिनट में उन्होंने करीब 450 मीटर का फासला तय किया और उनके दोनों तरफ ट्रामें और कारें दौड़ रही थी। सावरकर करीब करीब नंगे थे। तभी उन्हें एक पुलिस वाला दिखाई दिया। वो उसके पास जाकर अंग्रेजी में बोले, मुझे राजनीतिक शरण के लिए मजिस्ट्रेट के पास ले चलो। तभी उनके पीछे दौड़ रहे पुलिसकर्मी चिल्लाए, चोर चोर पकड़ो इसे। सावरकर ने बहुत प्रतिरोध किया, लेकिन कई लोगों ने मिलकर उन्हें पकड़ ही लिया। अंडमान की सेलुलर जेल की कोठरी नंबर 52 में। इस तरह सावरकर की कुछ मिनटों की आजादी खत्म हो गई और अगले 25 साल तक वो किसी न किसी रूप में अंग्रेजों के कैदी रहे और उन्हें 25-25 साल की 2 अलग अलग सजाएं सुनाई गई और सजा काटने के लिए भारत ने से दूर अंडमान यानी काला पानी भेज दिया गया। अब जो इनके सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि बताइए, इतने क्रांतिकारी थे कि उन्हें 2-2 बार सजाएं दी गई 25-25 साल की और उन्हें 698 कब्रों की सेलुलर जेल में 13.5 गुना 7.5 फीट की कोठरी नंबर 52 में रखा गया। और वहां के जेल जीवन का जिक्र करते हुए आशुतोष देशमुख वीर सावरकर की जीवनी में लिखते हैं, अंडमान में सरकार अफसर बग्गी में चलते थे और राजनीतिक कैदी इन बग्गियों को खींचा करते थे और वहां ढंग की सड़कें नहीं होती थी और इलाका भी पहाड़ी होता था। जब कैदी बग्गियों को नहीं खींच पाते थे तो उनको गालियां दी जाती थी, उनकी पिटाई होती थी। परेशान करने वाले कैदियों को कई दिनों तक पनियल सूप दिया जाता था और उनके अलावा उन्हें कुनैन पीने के लिए भी मजबूर किया जाता था। इससे उन्हें चक्कर आते थे, कुछ लोग उल्टियां कर देते थे और कुछ को बहुत दर्द रहता था। खड़े खड़े बेड़ियां और हथकड़ियां। देशमुख आगे लिखते हैं कि सभी कैदियों को शौचालय ले जाने का समय नियत रखा रहता था। शौचालय के अंदर भी उन्हें तय समय सीमा तक रहना होता था और आप देखेंगे कि तभी कभी कभी कैदी को जेल के अपने कमरे के एक कोने में ही मल त्यागना पड़ जाता था। समझ सकते हैं क्या बुरी स्थिति रहती होगी। जेल की कोठरी की दीवारों से मल और पेशाब की बदबू आती थी। कभी कभी कैदियों को खड़े खड़े ही हथकड़ियां और बेड़ियां पहनने की सजा दी जाती थी। उस दशा में उन्हें खड़े खड़े ही शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता था। उल्टी करने के दौरान भी उन्हें बैठने की इजाजत नहीं थी। अंग्रेजों को माफीनामा। लेकिन यहां से सावरकर की दूसरी जिंदगी शुरू होती है। सेलुलर जेल में उनके काटे 9 साल 10 महीने ने अंग्रेजों के प्रति सावरकर के विरोध को बढ़ाने के बजाय समाप्त कर दिया। निरंजन तकले बताते हैं कि मैं सावरकर की जिंदगी को कई भागों में देखता हूं। उनकी जिंदगी का पहला हिस्सा रोमांटिक क्रांतिकारी था और जिसमें उन्होंने 1857 की लड़ाई पर किताब लिखी और इसमें उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में धर्मनिरपेक्षता की वकालत की। और आप देखिए, गिरफ्तार होने के बाद असलियत से उनका सामना हुआ। 11 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान पहुंचे। 29 अगस्त को उन्होंने अपना पहला माफीनामा लिखा। वहां पहुंचने के 1.5 महीने के अंदर इसके बाद 9 सालों में उन्होंने 6 बार अंग्रेजों से को माफी पत्र लिखा। जेल के रिकॉर्ड बताते हैं कि वहां हर महीने 3 या 4 कैदियों को फांसी दी जाती थी। फांसी देने का स्थान उनके कमरे के बिल्कुल नीचे था। हो सकता है कि इसका सावरकर पर असर पड़ा हो और कुछ हलकों में कहा गया है कि जेलर बेरी ने सावरकर को कई रियायतें दी। एक और कैदी वरेंद्र घोष ने बाद में लिखा कि सावरकर बंधु हम लोगों को जेलर के खिलाफ आंदोलन करने के लिए गुपचुप तौर से भड़काते थे, लेकिन जब हम उनके कहते ही खुलकर हमारे साथ आइए तो वो पीछे हो जाते थे। उनको कोई भी मुश्किल काम करने के लिए नहीं दिया गया था। हिंसा का रास्ता। निरंजन तकले कहते हैं कि हर 15 दिन पर वहां कैदी का वजन लिया जाता था। जब सावरकर सेलुलर जेल पहुंचे तो उनका वजन 112 पाउंड था। 2.25 साल बाद जब उन्होंने सर रेजिनॉल्ड क्रेडॉक को अपना चौथा माफीनामा दिया तो उनका वजन 126 पाउंड था। इस तरह उनका 14 पाउंड वजन बढ़ा जेल में रहने के दौरान। अपने ऊपर दया करने की गुहार करते हुए उन्होंने सरकार से खुद को भारत की किसी जेल में भेजे जाने की प्रार्थना की। इसके बदले में वो किसी भी हैसियत में सरकार के लिए काम करने के लिए तैयार थे। सावरकर ने भी कहा था कि अंग्रेजों द्वारा उठाए गए कदमों से उनकी संवैधानिक व्यवस्था में आस्था पैदा हुई। उन्होंने अब हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। शायद इसी का परिणाम था कि काला पानी की सजा काटते हुए सावरकर को 30 और 31 मई 1919 को अपनी पत्नी और छोटे भाई से मिलने की इजाजत दी गई थी। और आप देखिए, जेल से बाहर रहने के लिए बनाई थी रणनीति। बाद में सावरकर ने खुद और उनके समर्थकों ने अंग्रेजों से माफी मांगने को इस आधार पर सही ठहराया कि ये उनकी रणनीति का हिस्सा था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ रियायतें मिल सकती थी।
जो लोग बचाव कहते हैं वो इस तरह का बातें कहते हैं। सावरकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, अगर मैंने जेल में हड़ताल की होती तो मुझे से भारत पत्र भेजने का अधिकार छीन लिया जाता। मैंने वरिष्ठ पद का इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख राम बहादुर राय से पूछा कि आखिरी आप देखते हैं कि आखिरी भगत सिंह के पास भी माफी मांगने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तब सावरकर के पास ऐसा करने की क्या मजबूरी थी? क्योंकि आप देखते हैं कि भगत सिंह भी तो माफी मांग सकते थे, उनसे भी तो कहा गया था कि माफी मांग लीजिए, लेकिन उन्होंने ये रास्ता नहीं चुना। उन पर भी सवाल खड़े हो रहे होते अगर वो ऐसा कर लेते। तो आप देखें, राम बहादुर राय का जवाब था, भगत सिंह और सावरकर में बहुत मौलिक अंतर है। भगत सिंह ने जब बम फेंकने का फैसला किया तो उसी दिन उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें फांसी का फंदा चाहिए, और दूसरी तरफ भी सावरकर एक चतुर क्रांतिकारी थे। उनकी कोशिश रहती थी कि भूमिगत रह करके उन्हें काम करने का जितना मौका मिले उतना अच्छा है। मेरा मानना है कि सावरकर इस पचड़े में नहीं पड़े कि उनके माफी मांगने पर लोग क्या कहेंगे, और उनकी सोच ये थी कि अगर वो जेल के बाहर रहेंगे तो वो जो करना चाहेंगे वो कर सकेंगे। सावरकर की हिंदुत्व की अवधारणा। अंडमान से वापस आने के बाद सावरकर ने एक पुस्तक लिखी, हिंदुत्व हु हिंदू, जिसमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया। नीलंजन मुखोपाध्याय बताते हैं कि हिंदुत्व को वो एक राजनीतिक घोषणा पत्र के तौर पर इस्तेमाल करते थे। हिंदुत्व की परिभाषा देते हुए वो कहते हैं कि इस देश का इंसान मूलतः हिंदू है, और इस देश का नागरिक वही हो सकता है जिसकी पितृभूमि, मातृभूमि और पुण्यभूमि यही हो। और पितृ और मातृभूमि तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन पुण्य भूमि तो सिर्फ हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों की हो सकती है। मुसलमानों और ईसाइयों की तो ये पुण्य भूमि नहीं है। इस परिभाषा के अनुसार मुसलमान, ईसाई तो इस देश के नागरिक कभी हो ही नहीं सकते हैं। एक सूरत में वो हो सकते हैं अगर वो हिंदू बन जाए। वो इस विरोधाभास को कभी नहीं समझा पाए कि आप हिंदू रहते हुए भी अपने विश्वास या धर्म को मानते रहें। और आप देखेंगे कि अंग्रेजों के साथ समझौता। साल 1924 में सावरकर को पुणे की यरवदा जेल से 2 शर्तों के आधार पर छोड़ा गया। एक तो वो किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे, और दूसरा वो रत्नागिरी के जिला कलेक्टर की अनुमति के लिए बिना जिले से बाहर नहीं जाएंगे। निरंजन तकले बताते हैं कि सावरकर ने वायसराय लिनलिथगो के साथ लिखित समझौता किया था, और उन दोनों का समान उद्देश्य है, गांधी, कांग्रेस और मुसलमानों का विरोध करना। अंग्रेज उनको पेंशन दिया करते थे 60 रुपए महीना। वो अंग्रेजों की कौन सी ऐसे सेवा करते थे जिसके लिए उनको पेंशन मिलती थी? वो इस तरह की पेंशन पाने वाले अकेले शख्स थे। इसको लेकर भी आप देखते हैं कि सवाल खड़े होते रहते हैं कि आप अंग्रेजों से मिले हुए थे। काली टोपी, इत्र की बोतल। तो आप देखते हैं अतिवादी विचारों के बावजूद निजी जिंदगी में वो अच्छी चीजों के शौकीन थे। वो चॉकलेट्स और जिंटान ब्रांड की विस्की पसंद करते थे। उनके जीवनीकार आशुतोष देशमुख लिखते हैं कि सावरकर 5 फीट 2 इंच लंबे थे। अंडमान की जेल में रहने के बाद वो गंजे हो गए थे। उन्हें तंबाकू सूंघने की आदत पड़ गई थी। अंडमान की जेल कोठरी में वो तंबाकू की जगह जेल की दीवारों पर लिखा चूना खुरच कर सूंघा करते थे, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा, लेकिन इससे उनकी नाक खुल जाती थी। उन्होंने सिगरेट और सिगार पीने की भी कोशिश की, लेकिन वो उन्हें रास नहीं आया। वो कभी कभी शराब भी पीते थे, नाश्ते में 2 उबले अंडे खाते थे, और दिन में कई प्याले चाय भी पीते थे। उनको मसालेदार खाना पसंद था, खास तौर से मछली। वो अल्फांसो आम, आइसक्रीम, चॉकलेट्स के भी बहुत शौकीन थे। वो हमेशा एक जैसी पोशाक पहनते थे, गोल काली टोपी, धोती या पैंट, कोट की जेब में एक छोटा हथियार, इत्र की एक शीशी, और एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में मुड़ा हुआ अखबार। और महात्मा गांधी हत्याकांड में गिरफ्तारी। सावरकर की छवि को उस समय बहुत धक्का लगा जब 1949 में गांधी हत्याकांड में शामिल होने के लिए 8 लोगों के साथ उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में वो बरी हो गए थे। नीलंजन मुखोपाध्याय बताते हैं कि पूरे संघ परिवार को बहुत समय लग गया गांधी हत्याकांड के दाग को हटाने में। सावरकर इस मामले में जेल गए, फिर छूटे, 1966 तक जिंदा रहे, लेकिन उन्हें उसके बाद स्वीकारता नहीं मिली। यहाँ तक कि आरएसएस ने भी उनसे पल्ला झाल लिया। वो हमेशा हाशिए पर ही पड़े रहे, क्योंकि उनसे गांधी हत्या की शक की सुई कभी नहीं हटी ही नहीं। कपूर कमीशन की रिपोर्ट में भी साफ कहा गया कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं कि सावरकर की जानकारी के बिना गांधी हत्याकांड हो सकता था। सावरकर की राजनीतिक विचारधारा। तो आप देखिए, सावरकर के जीवन के आखिरी 2 दशक राजनीतिक एकाकीपन और अपयश में बीते। उनके एक और जीवनीकार धनंजय कीर उनकी जीवनी सावरकर एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि लाल किले में चल रहे मुकदमे में जज ने जैसे ही उन्हें बरी किया, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई। कुछ अभियुक्त सावरकर के पैर पर गिर पड़े। उन्होंने मिलकर नारा लगाया,
हिंदी हिंदुस्तान, कभी ना होगा पाकिस्तान। राम बहादुर राय कहते हैं कि दरअसल उन पर आखिरी दिनों में जो कलंक लगा और उसने सावरकर की विरासत पर अंधकार का बादल डाल दिया, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण मिले जो क्रांतिकारी कवि भी हो, साहित्यकार भी हो, अच्छा लेखक भी हो। अंडमान की जेल में रहते हुए पत्थर के टुकड़ों को कलम बनाकर जिसने 6000 कविताएं दीवार पर लिखी और उनकी कंठस्थ किया उन्हें। यही नहीं, 5 मौलिक पुस्तकें 20 सावरकर के खाते में है, लेकिन इसके बावजूद जब सावरकर महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े जाते हैं तो सावरकर समाप्त हो जाते हैं और उनकी राजनीतिक विचारधारा वहीं भी जाती है। पोलराइजिंग फिगर, 1966 में अपनी मृत्यु के कई दशकों बाद भी भारतीय राजनीति में वीर सावरकर एक पोलराइजिंग फिगर हैं। या तो वो आपके हीरो हैं या फिर विलन हैं। निरंजन तकले कहते हैं कि साल 2014 में संसद सेंट्रल हॉल में जब नरेंद्र मोदी सावरकर के चित्र को सम्मान देने वहां पहुंचे तो उन्होंने अनजाने में अपनी पीठ महात्मा गांधी की तरफ कर ली, क्योंकि गांधी जी का चित्र उनके ठीक सामने लगा था। ये आज की राजनीति की वास्तविकता है। अगर आपको सावरकर को सम्मान देना है तो आपको गांधी की विचारधारा की तरफ पूरी तरह से पीठ घुमानी ही पड़ेगी। अगर आपको गांधी को स्वीकारना है तो आपको सावरकर की विचारधारा को नकारना होगा। शायद यही वजह है कि सावरकर अभी भी भारत में एक पोलराइजिंग फिगर है। क्या है? पोलराइजिंग फिगर है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।